नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान का क्लास शुरू कर रहे हैं। बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। तो हम लोग माधव निदान में ये हम लोगों ने पित्तोदर और श्लेष्मोदर ये पढ़ लिया है। तो आज सन्निपातोदर पढ़ना है, तो उसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे अभी माधव निदान दिख नहीं रहा है, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। लैपटॉप ऑन हो रहा है, लेकिन आप लोग बस सुनिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। जब हम लोगों ने श्लेष्मोदर पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि श्लेष्मोदर में अंग प्रत्यंग सुस्त पड़ा रहता है, और फिर स्वाप रहता है, तंद्रा रहती है, और उसके बाद में नख नेत्र मल मूत्र आदि श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। उसके बाद में उदर निश्चल रहता है। शरीर विशेषता उदर चिकना सा रहता है। 1 मिनट बस रुक जाइए, मैं लैपटॉप मेरा ऑन हो गया है। मैं यहाँ लैपटॉप से ज्वाइन होके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट का बस टाइम दीजिए। क्योंकि फिर लैपटॉप पे आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई भी देगा सब कुछ। मैं यहाँ पर 1-2 लोगों को को होस्ट भी बना देता हूँ और फिर हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बाकी लोग म्यूट रखिए। हाँ, देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे श्लेष्मोदर का ये दिखाया है कि 11 और 12 नंबर का श्लोक। इसमें देखिए कफोदर का एक बार रिवीजन हो जाएगा।
इसमें एक कफोदर में अंगों में ग्लानि होता है, शून्यता होता है, शोथ होता है, भारीपन होता है, नींद बहुत आती है, उबकाई होता है, अरुचि, श्वास और खांसी होती है। त्वचा, नेत्र और मल मूत्र का रंग सफेद होता है। उधर गीले कपड़े से पोंछने में चिकना और सफेद नसों से व्याप्त होता है, कठोर होता है, धीरे धीरे में बढ़ता है, शीतल, भारी और स्थिर रहता है। तो मैं ना थोड़ा चिकित्सा भी इनका बता देता हूँ, ताकि क्योंकि वातोदर का चिकित्सा, कफोदर का चिकित्सा, ये थोड़ा मैं बता के फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सन्निपातोदर की चिकित्सा, बीच में कभी कभी ब्रेक हो जा रहा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट में लेके आता हूँ। तो हम लोग ने वातोदर की चिकित्सा थोड़ा हम लोग देखते हैं, पित्तोदर की चिकित्सा और श्लेष्मोदर की चिकित्सा हम लोग देखते हैं। हर व्याधि की चिकित्सा भी पढ़ते जाएंगे। तो वातोदर की चिकित्सा में ऐसा बताया है, चरक चिकित्सा स्थान में 13वां चैप्टर में बताया कि वातोदर का रुग्ण यदि बलवान हो तो प्रथमतः स्नेहन और स्वेदन करके स्निग्ध विरेचन का प्रयोग करें। इसलिए एरंड स्नेह शुंठी फांट के साथ दिया जाता है। शुंठी उत्तम दीपन पाचन करता है और इसमें वातानुलोमन भी होता है। एरंड स्वयं एक अच्छा वातावरण मृदु विरेचक द्रव्य है, इसलिए शुंठी और एरंड ये वातोदर में देने के लिए बोला गया है। और एरंड तिल के बारे में बताया है कि स्निग्ध विरेचन के लिए एरंड तिल स्वतंत्र या दशमूल क्वाथ के साथ भी दिया जाता है। गोमूत्र युक्त त्रिफला रस या गोमूत्र युक्त दशमूल क्वाथ ये भी विरेचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एरंड स्नेह में भूनकर बनाई गई गंधर्व हृत की का भी उपयोग किया जाता है। उदरस्थ दोषों का शोधन होने के अनंतर उदर में संचित जल संचिति कम होकर उदर का आकार कम होते समय उदर पर पट्टबंध आवश्यक होता है, अन्यथा पुनः वात प्रकोप हो सकता है। इसलिए ऐसे कुछ तो पेट में बांधने के लिए बोला गया है। फिर बोल रहे हैं कि रोगी बलवान हो तो नित्य विरेचन भी कर सकते हैं, परंतु यदि कृश हो रोगी, दुर्बल हो, बाल हो, सुकुमार हो और यदि एकांतिक वात प्रकोप हो, मतलब केवल सिंगल वायु का प्रकोप हो, तो नित्य विरेचन नहीं देना चाहिए। ऐसे रुग्णों में बस्ती प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जातोदकावस्था में नहीं। आस्थापन दशमूल क्वाथ से दिया जा सकता है। आस्थापन और शमन के लिए मांसरस या सिद्ध दूध का प्रयोग किया जा सकता है और घृत यूष इनका भी प्रयोग किया जाता है। और बस्ती प्रयोग केवल अजातोदकावस्था, जब पानी नहीं है पेट में तब देना चाहिए, जातोदकावस्था में नहीं देना चाहिए। जातोदकावस्था में बस्ती निषिद्ध होता है। वातोदर में मल अत्यंत रुक्ष और बद्ध हो तो अनुवासन देना चाहिए। मल किस तरह से आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, रुक्ष आ रहा है, तो अनुवासन बस्ती देना चाहिए। अनुवासन के लिए वातज्ञ क्षार और अम्ल रस से सिद्ध तेल का प्रयोग लाभदायी होता है। दूसरा आता है पित्तोदर। तो पित्तोदर की चिकित्सा में चरक चिकित्सा स्थान 13 में 66 से 69 नंबर का श्लोक क्या बताए कि पित्तोदरे तु बलिनम पूर्वमेव विरेचयेत् दुर्बलम त्वनुवासादि शोधे शीर बस्तिना संजात बल कायाग्निम पुनः स्निग्धम विरेचयेत् पैसा स त्रिवित कलकेन रुभुक्षितेन वा सातलात्रायमाणाभ्याम श्रितेनारग्वदेन वा सकफेव समुत्रेण सवाते तिक्त सर्पिषा पुनः शीर प्रयोगम च बस्ती कर्म विरेचनम क्रमेण ध्रुवम मातिष्ठन युक्त पित्तोदरम जयेत। मतलब पित्तोदर के पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें पित्त का अनुबंध है, तो रुग्ण को शुरू से ही विरेचन दिया जाता है। रुग्ण दुर्बल है तो अनुवासन या शीर बस्ती का प्रयोग हितावह रहता है, लेकिन वो भी जातोदकावस्था में नहीं, अजातोदकावस्था। जातोदका मतलब पानी जब नहीं है तभी देना है। जब पानी है पेट में तो फिर वो सामावस्था रहती है, स्त्रोतोरध रहता है, तो कभी भी बस्ती नहीं देना है। विरेचन के लिए त्रिवित कल दूध के साथ दें या फिर शिकाकाई, एरंड बीज, त्रायमाण, आरगवद, सिद्ध दूध का उपयोग करें। पित्तोदर में कफ का अनुबंध है तो दूध और मूत्र का प्रयोग करें, गोमूत्र का प्रयोग करें। वातानुबंध हो तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत और दुग्ध विरेचन के लिए उपयोगी होता है। दूध, बस्ती और विरेचन का उपयोग पित्तोदर में क्रमशः करना चाहिए। अन्य उदरों की अपेक्षा पित्तोदर में स्त्रोतरोध थोड़ा सा कम रहता है, इसी कारण जयपाल जैसे तीक्ष्ण द्रव्यों की बजाय मृदु विरेचन का उपयोग लाभदायी होता है। शमन चिकित्सा में पित्तोदर में आरोग्यवर्धनी वटी, सुचेकर रस यह बहुत लाभदायी होता है। रुग्ण दुर्बल है तो स्वर्ण सुचेकर का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आता है कफोदर, जो अभी कफोदर के लक्षण आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसकी चिकित्सा क्या बताया, चरक चिकित्सा स्थान 13 में 71 नंबर का श्लोक में बताया कि स्निग्धम सुन्नम विशुद्धम तु कफोदरेण मातुरम संसर्जित कटुषाद युक्तेरण्य कफापहे गोमूत्र अरिष्ट पानेश्च चूर्णायस्कृतिभिः तथा सशार तेल पानेश्च शमेतु कफोदरम। मतलब कफोदर में चिरपाकित्व रहता है,
और चातुर्दिकावस्था अनेक दिन तक रहती है, मतलब पेट में पानी संचित नहीं होता है कफोदर में, लेट होता है। अनेक दिन तक अजातुर्दिकावस्था रहती है। जल संचित बहुत ही धीरे धीरे होती रहती है। कफोदरी रोगी को अजातुर्दिकावस्था में स्नेह स्वेद पूर्वक विरेचन देना चाहिए। विरेचन के लिए जयपाल कल्प जैसे तीक्ष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल करना होता है, और कफोदर में कफ दुष्टि होकर भी वमन नहीं दिया जाता है। उदर रोग का ये नियम है कि कभी भी वमन नहीं देना है, इसमें विरेचन ही देना चाहिए। वमनोपक्रम में आकंठ पान करना जरूरी होता है, और आकंठ पान में दिया हुआ द्रव्य उपस्नयन से कोष्ठ के बाहर स्त्रवित होकर अभ्यंतर त्वचा में जाकर उदर वृद्धि कर देगा, इसलिए वमन निषिद्ध है। उदर के 8 जो टाइप है उसमें कभी भी वमन नहीं देना है। विरेचन के बाद कटु और शारीयुक्त कफग्न आहार द्रव्यों से संसर्जन क्रम करना चाहिए। तो गोमूत्र का प्रयोग करना है, आसव वरिष्ठ का प्रयोग करना है, त्रिकटु का प्रयोग करना है, पंचकोल का प्रयोग करना है, कुल्थी का और पिपली जैसे कफग्न द्रव्य और अयस्कृति और शारीयुक्त तेल अभ्यंतर चिकित्सा में दिए जाते हैं। औषधि कल्पों में आरोग्यवर्धनी बटी, वज्र क्षार मतलब हीरे का जो क्षार या वज्र क्षार जो रहता है, ये मिश्रण लाभदायी होता है। सूर्य क्षार भी उपयोगी रहता है, और जब मूत्र का प्रमाण कम होता है तो सूर्य क्षार 125 mgm दिन में 3 बार देने से अपेक्षाकृत लाभ होता है। फिर आता है सन्निपातोदर, ये आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था कि बहुत ज्यादा शादियां होती थी, मतलब एक पुरुष ना बहुत सारी औरतों से शादी करता था, तो सभी स्त्रियां अपने पति को वश में करने के लिए कुछ कुछ चीजें खाने में डाल देती थी, जादू टोटका करने के लिए। तो उसके वजह से जो पुरुष है उसको सन्निपातोदर हो जाता था। 13 नंबर का 14 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें क्या बताया कि स्त्रियो अन्न पानम नख लोम मूत्र विड़ार्तवे युक्तम साधुवृता यस्मै प्रयच्छन्त्यरो प्रच्छन्त्यर्यो गरांश्च दुष्टांबु दुषी विष सेवनाद्वा तिनाशु रक्तम कुपिताश्च दोषाः कुरु सुघोरम जठरम स्त्रीलिंगम तच्छिद्वाते भृशु दुर्दिने च विशेषतः कुप्यति दह्यते च स चातुरो मुह्यति प्रसक्तम पांडुकृश शुष्यति तृष्णया च दुष्योदरम कीर्तित मेत देव। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि अपने वश में करने के लिए इच्छा से मूर्खा दुराचरण स्त्रियां जिस पुरुष को खाने पीने के पदार्थ में नाखून, नख या लोम या मूत्र या बिल्ली आदि की विष्ठा या आर्तव मिलाकर खिला देती हैं, अथवा शत्रु संयोगज विष जिसे खिला देता है, या कभी कभी क्या होता है कि दोस्त ही शत्रु बन के विष डाल के दे देता था। तो जो मनुष्य ऐसा जल पीता है जिसमें तृण और पत्ते आदि सड़ गए, ऐसा दूषी विष, इसको दूषी विष बोलते हैं, जिसने खाया हो, ऐसे मनुष्यों का रुधिर और वातादि दोष शीघ्र प्रकोपित हो जाते हैं और यह घोर सन्निपातोदर उत्पन्न कर देते हैं। इसमें सन्निपातोदर मतलब तीनों दोष प्रकोपित हो जाता है। यह रोग शीतल वायु चलने पर अथवा जिन दिनों में बादल घिरे हों विशेषता कुपित होता है। इसमें दाह होता है, मतलब तीनों दोषों के सिम्टम दिखेंगे। दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन, रोगी मूर्छित हो जाता है, देह कृश और पांडु हो जाती है, प्यास से मरे मुंह सूखता है। इसे दुष्योदर भी कहते हैं, क्योंकि वातादि दोष परस्पर एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं, इसलिए दोषों को भी दुष्य कहते हैं। उनसे होने के कारण इसे दुष्योदर भी कहा जाता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। टीकाकार क्या बोलते हैं, सन्निपातोदरम आह स्त्रिय इत्यादि स्त्री ग्रहण्योर अविवेकी सन्निहित जनोपलक्षणम गरम संयोगजम विषम दुष्टमंबु सगर प्राणी तृण पर्णादि पोथयुक्तम विषमेवाग्नेयोद्या उपहतम मंद प्रभावम वा दूषि विषम उच्यते यदुक्तम जीर्णे विषग्नौषध औषधिर्विहतम वा दावाग्नि वातातप शोषितम वा स्वभावतो वा गुण प्रविहीनम विषम ही दुषी विषताम मुतयति सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय 2 इति तेनाशु रक्तम मिति विषस्याग्ने अग्नेयत्वेन रक्त दुष्टि कुपिताश्च दोषा ही स्वभाव दोषत्रय प्रकोपकम विषम भवति तस्यद् वातादिषु कुप्यतिति दुष्योदरम कीर्तित मेतद् देवेति एतदेवं सन्निपातोदरम दुष्योदरम कीर्तितम न पुनरधिक मित्यर्थः रक्तम दूषम दूषयित्वा भवतीति दुष्योदरम किंवा परस्परम दुष्यन्तिति दोषा एव दुष्यास्ते कृत मुदरम इति। इसका मतलब यह है कि अब स्त्री इत्यादि पद्य संदर्भ से सन्निपातोदर के लक्षण कहते हैं। यहाँ पर स्त्री शब्द का है, तो स्त्री शब्द का मतलब यह है कि जो अविवेकी या मूर्ख या अदूरदर्शी स्त्री अथवा अन्य समीपवर्ती मूर्ख जन का उपलक्षण
अर्थात ऐसा बोधक होता है। इसका अभिप्राय है कि ऐसा कुकृत्य केवल स्त्रियां ही करेंगी ऐसा नहीं है, बल्कि कोई भी अविवेकी व्यक्ति जो कि अति घनिष्ठ हो या समीप रहता हो ऐसा कुकृत्य कर सकता है। स्त्री शब्द तो केवल उपलक्षण मात्र है। गर संयोगजन्य विष को कहते हैं, अर्थात संयोग विरुद्ध पदार्थ को मिलाने से उस संयोग में विष का सा प्रभाव उत्पन्न हो जाया करता है। इस प्रकार से बनने वाले विष को गर कहते हैं। दुष्मंबु अर्थात विषुक्त प्राणी तथा तृण पत्र आदि के सड़ जाने से दूषित जल। तीव्र विष ही जब दावाग्नि में झुलसकर अधिक काल हवा पानी धूप में पड़ रहने से हीनवीर हो जाता है तो उसे दूषी विष कहा जाता है। कहा भी है विष जब अधिक पुराना पड़कर जीर्ण हो जाता है अथवा विष नाशक औषधियों के समीप रहने से उनके प्रभाव से हीनवीर हो जाता है। अथवा दावाग्नि वन की आग से झुलस जाने से चिरकाल तक हवा धूप झाड़ी आदि से पड़बड़ निस्राव होता है अथवा स्वभाव से हीनवीर हो जाता है। ऐसे विष को दूषी विष कहा जाता है। आप लोगों ने दूषी विष पढ़ा हुआ है अग्र तंत्र में कि वह थोड़ा हीनवीर्य वाला विष होता है, जिसमें धूप अग्नि ये सब लग जाता है, तो वो दूषी विष हीनवीर्यात्मक होता है। विष के आग्नेय होने से रक्त शीघ्र ही दूषित हो जाता है और ऐसा विष जब शरीर में जाएगा तो विष स्वभाव से त्रिदोष का प्रकोपक होता है। ऐसे त्रिदोष प्रकोप शीघ्र ही हो जाता है तो वह दूषित शीत वात आदि को अर्थात शीतल वायु अथवा शीतल जल आदि के स्पर्श से शीतल काल और वर्षा काल में कुपित हो जाता है। दूषित दुष्योदर मतलब दूषित विष ऐसे विष होते हैं जो हीन वीर्यात्मक होते हैं, लेकिन उसको अनुकूल वातावरण मिले तो वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसा चीज जब खिलाया जाता है तो सन्निपातोदर या दुष्योदर हो जाता है। और दुष्योदर की निरुक्ति इस प्रकार करते हैं कि रक्त दूष्य होता है और दूष्य रक्त को दूषित करके प्रकट होता है, इसलिए दुष्योदर कहते हैं। यह प्रकोपित दोष ही परस्पर एक दूसरे को दूषित करके दुष्य बन जाते हैं। इन दुष्यभूत दोषों से वह त्रिदोषर उदर रोग उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको दुष्योदर भी कहते हैं। इनके लक्षण बोलते हैं कि जो पहले के जमाने में जो स्त्रियां या दुष्ट स्वभाव के मनुष्य अन्न पान में नख लोम बाल केश मूत्र विष्ठा एवं मासिक धर्म के रज और इसी प्रकार दुष्ट वस्तु को मिलाकर जब किसी को खिला देते हैं तो या शत्रु लोग धोखा देकर जिस व्यक्ति को दूषित संयोगजन्य आहार को खिला देते हैं, जैसे घृत और मधु सम प्रमाण में मिलाकर सेवन करने से विष का कार्य होता है। इसी प्रकार कई द्रव्य हैं जो संयोग से या संस्कार आदि से विष का कार्य करते हैं, उन्हें गर विष कहते हैं। शत्रु लोग धोखे से भिन्न भाव प्रकट कर खिला दिया करते हैं अथवा गला सड़ा पानी पीने से। अभी गला सड़ा पानी पीने से हेपेटाइटिस होता है, तो ऐसे सड़ा पानी पिलाने से या दूषित विष जो विष धूप बारिश हवा अथवा विष नाशक औषधियों का में पड़े रहने से हीनवीर हो जाए, ऐसे विष के सेवन से शरीर का रक्त तथा तीनों दोष एकदम कुपित होकर इस त्रिदोष जन्य अथवा सन्निपात जन्य उदर रोग को कर देते हैं। इसका विशेष प्रकोप शीत ऋतु में अथवा शीत वायु के स्पर्श से अथवा दुर्दिन जब बादलों की गड़गड़ाहट हो तब होता है। ऐसे समय में अत्यंत जलन भी होती है। त्रिदोषजन्य उदर रोग में पीड़ित मनुष्य को बार बार मूर्छा आती है, उसका वर्ण पांडु रंग का हो जाता है, श्वेत पीत ऐसा हो जाता है और वह अत्यंत कृश दुबला पतला हो जाता है और तृष्णा अधिक रहती है, मानव तृष्णा से सूखता ही जाता है। इस भयानक रोग को दुष्योदर कहते हैं। तो दुष्योदर के बारे में क्या बताया है, मतलब अपने ग्रंथों में क्या बताया है वो मैं बताता हूँ। और ऐसे पेशेंट उन लोगों ने देखे हैं इसलिए उन्होंने ऐसे बताया। इसमें अग्नि दुर्बल है, ऐसे व्यक्ति ने विरुद्धासन किया, अपत्य कर आम स्वरूप गुरु द्रव्यों का सेवन किया या नख लोम मूत्र पुरुष आर्तव दुष्ट जल गर्विष दूषिविष आदि पदार्थ आहार में आए तो तीनों दोषों का प्रकोप होता है। या प्रकोपित दोष रक्त की दुष्टि करते हुए दुष्योदर उत्पन्न करते हैं। इसमें मूर्छा होता है, शोष होता है, भ्रम कार्य दाह ये विशेष रूप से मिलते हैं। शीत या बात काल में तथा आकाश में बादल छाए हुए तो इनके लक्षणों की वृद्धि हो जाती है। तो इनकी चिकित्सा में क्या बता रहे हैं, चरक चिकित्सा स्थान 13/72 में क्या बता रहे हैं कि सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्ता कार्य क्रिया सुपद्रवंतु निवृत्तम प्रत्याख्यम विजानता। मतलब सन्निपातिक उदर में जिस दोष की अधिकता हो उसकी चिकित्सा प्रथम करे। दुष्योदर ये प्रत्याख्य व्याधि है, मतलब बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला व्याधि है। इसमें विशेष कल्प उपयुक्त होते हैं तो भल्लातक श्रेष्ठ द्रव्य है। भल्लातक परपटी आरोग्यवर्धनी वटी और सुरशेखर यह मिश्रण अधिक लाभदायी होता है। और इसमें जो दोष का हमें प्राधान्यता मिल रही है, अगर कफ का मिल रहा है तो कफ की चिकित्सा करें, उसमें त्रिकटु पंचकोल वगैरह दे। अगर पित्त का मिल रहा है तो पित्त की चिकित्सा करें, वायु का मिल रहा है तो वायु की चिकित्सा करें। तो ऐसे चिकित्सा करने के लिए इन्होंने निर्देशित किया है। अब इसके बाद में आता है प्लीहोदर। प्लीहोदर के स्प्लीनोमेगैली के पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे, ये हम लोग देखेंगे
बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिर आप लोग भी बताइएगा। 15 नंबर का श्लोक आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें से बताया कि प्लिहोदरम कीर्तयतो निबोध विधाय अभिषंदी रतस्य जंतो प्रदुष्टमत्यर्थम अस्त्र कफश्च प्लिहाभिवृद्धिं कुरुतः प्रवृद्धो प्लिहोत्तमेत जठरं वदन्ति तद्वाम पार्श्व परिवृद्धिमेति विशेषतः स्थिरति चातुरो अत्र मंदजुराग्नि कफपित्तलिंगे रूपद्रुत क्षीण बलो अति पांडु। और यकृताल्योदर जो हिपैटोमेगेली मिलता है उसका क्या लक्षण बताए, सव्यान्य पार्श्व यकृति प्रवृद्धे गेयम यकृताल्योदरम तदेव। प्लीहोदर के लक्षण कहते हैं, सुनो, विदाही और अभिसंधि पदार्थ। अब ये हमेशा याद रखिए कि जो जिनको भी स्प्लीनोमेगैली होता है उन लोगों का खान पान में क्या गड़बड़ हुआ है, तो विदाही जो विदाह उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे समोसा एक ही तेल में वो बार बार बॉईल कर रहे हैं, बाहर का जो चटपटा बहुत गर्म मसाले का चीज खाया जा रहा है, विदाह उत्पन्न करता है। या अभिसंधि जो स्त्रोतोरोध करता है, मतलब मिक्स फ्रूट सैलेड खा लिया या नमक का सेवन ज्यादा किया या भैंस का दूध पिया, ये अभिसंधि होता है, स्त्रोतोरोध करता है। दिन में सोना अभिसंधि होता है। तो ऐसे अभिसंधि पदार्थ बहुत खाने वाला मनुष्य का रक्त और कफ अत्यंत दूषित होकर प्लीहा की वृद्धि कर देते हैं और पेट बढ़ जाता है, उसे प्लीहोदर कहते हैं। प्लीहोदर में पेट बाई ओर बढ़ता है और रोगी बहुत पीड़ित रहता है, मंद जो रहता है, जठराग्नि भी मंद हो जाती है। कफ और पित्त के लक्षण प्रकट होते हैं। मंद जो पित्त का और मंदाग्नि कफ का लक्षण है। विदाही पदार्थ खाने से रक्त और पित्त दोनों कुपित हो जाते हैं, रोगी का बल क्षीण हो जाता है, शरीर बहुत पीला हो जाता है। इस तरह दहने पार्श्व में यकृत की वृद्धि भी दोषों के प्रकोप से होती है, उसमें भी ऐसे ही लक्षण होते हैं, उसे यकृताल्योदर कहते हैं। यकृत दालेति दोषर भेदयति यकृत दाल्योदरम, यकृत दाल समावेश प्लीहोदर में हो जाता है, इसलिए तदैव पद रखा है। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं वह देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि प्लीहोदरम महाप्लीह इत्यादि अस्त्रिक कफश्चैत्य अस्त्रिक दुष्ट्यैव ततुल्य कारणतया पित्त दुष्टि अप्युच्यते विदाहीनां रक्तम पित्तम च दुष्यते अतएव पश्चाद वक्ष्यति कफ पित्त लिंगैरुपद्रुतः इति। अत्र पित्तस्य लिंगम मंदाग्नित्वमिति गदाधरः प्लीहोदर एव यकृताल्योदरस्यावरोधः दर्शन्नाः क्या बोले सव्यान्य पार्श्व इत्यादि सवन्याव पार्श्वे दक्षिण पार्श्वे तदेवेति तादृशमेव प्लीहोदर सममेव न विलक्षण मित्यर्थः यकृत दालयति दोष भेदयति यकृत अप्लीह इत्यादि श्लोक से प्लीहोदर का लक्षण कहते हैं। अस्त्र कफश इत्यादि पद में रक्त दुष्टि के समान लक्षणों से पित्त दुष्टि का भी ग्रहण किया जाता है, अर्थात जिन कारणों से रक्त दूषित होता है पित्त भी उन्हीं कारणों से दूषित होता है, क्योंकि आशय संबंध है पित्त और रक्त का। इसलिए इस अस्त्रिक शब्द से ही दूषित रक्त के अन्न, और आप लोगों को मालूम है कि रक्त व स्त्रोत का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है, तो यहाँ पे रक्त की दुष्टि करने वाले आहार विहार का सेवन करे या पित्त की दुष्टि, तो इसका इफेक्ट प्लीहा पे जरूर आता है। तो इसलिए अस्त्रिक शब्द से ही दूषित रक्त के साथ साथ दूषित पित्त का भी ग्रहण हो जाता है। विदाही पदार्थों के सेवन करने से रक्त और पित्त दोनों ही दूषित हो जाते हैं। इसलिए इस बात को आगे चलकर कफ पित्त लिंगे रूपद्रुतः इत्यादि पदमाश में स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर मंदजोर पित्त का लक्षण है, मंदाग्नित्व अर्थात अग्निमांद्य कफ का लक्षण है, ऐसा आचार्य गदाधर का मत है। प्लीहोदर के लक्षणों में यकृताल्योदर के लक्षणों का समाहार कर लेने से उसका पृथक निर्देश नहीं किया गया, अर्थात प्लीहोदर यकृताल्योदर इन दोनों के लक्षण एक ही होते हैं, किंतु प्लीहा बाई ओर तथा यकृत दाई ओर होता है। इस बात को सपान्वय पार्श्व इस पद को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि बाएं पार्श्व को छोड़कर दूसरे अर्थात दाहिने पार्श्व में उसी प्रकार लक्षणों वाला अथवा प्लीहोदर के समान लक्षणों वाला, न कि उससे भिन्न लक्षण वाला यकृताल्योदर नाम का रोग होता है। इन दोनों में परस्पर विलक्षणता यही है कि प्लीहोदर बाईं ओर होता है और यकृताल्योदर दाहिनी ओर होता है। जहाँ पे उसका एनाटॉमिकल आप लोगों ने पढ़ा है उस साइड होता है। शेष लक्षण दोनों के समान होते हैं। यकृताल्योदर में निरुक्ति लिखते हुए कहते हैं कि यकृत जिगर की दाल्यति दोषों द्वारा अत्यंत विकृत कर देता है, इसलिए दक्षिण के दलों खंडों में शोष शोथ दाह पीड़ा आदि उपद्रव को कर देता है, इसलिए इस रोग को यकृताल्योदर कहते हैं। दुष्योदर या सन्निपातोदर के बाद प्लीहोदर के लक्षण कहते हैं कि जो मनुष्य विदाही एवं तीक्ष्ण अभिसंदेह स्त्रोतों का विरोध करने वाले दही आदि पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, जो लोग सुबह दोपहर शाम को दही 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 करते हैं, ऐसे अभिसंधि पदार्थों का सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों के इन कारणों से रक्त इनके साथ पित्त का भी ग्रहण होता है और कफ दूषित होकर अत्यंत कुपित हो जाते हैं।
इनके अत्यंत प्रकोप से प्लीहा में शोथ हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के उदरों को प्लीहोदर कहते हैं। क्योंकि प्लीहा बाई ओर रहती है तो प्लीहा के साथ साथ पेट भी बढ़ने लगता है। इस रोग में रोगी को अधिक कष्ट होता है। इसमें मंद मंद ज्वर रहने लगता है, पाचक अग्नि भी मंद पड़ जाती है तथा अन्य भी कफ और पित्त के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। रोगी का बल नष्ट हो जाता है और रक्त न बनने से पांडु वर्ण का हो जाता है। यदि वही विकार दक्षिण पार्श्व से यकृत में उत्पन्न होने लगे तो यकृत विकृति से उत्पन्न होने वाले उदर को यकृत ताल्य उदर कहते हैं। प्लीहा और यकृत विकार में एक प्रकार के ही लक्षण होते हैं, इसलिए यकृत ताल्य उदर के लक्षण पृथक नहीं कहे गए। मतलब जिनको स्प्लीनोमेगेली होता है इनको हिपेटोमेगेली होता है, हिपेटोमेगेली होता है स्प्लीनोमेगेली, ज्यादातर सेम ही सिम्टम्स रहते हैं। वास्तव में यकृत और प्लीहा दोनों ही रक्तोत्पादक अंग होते हैं। शुद्ध रस को रंगने और पकाकर रक्त रूप देने के इन दोनों का ही अंग का कार्य होता है। सुश्रुत में भी कहा है कि स यकृत प्लीहानो उपपेत रागम पाकम उपयति, अर्थात रंजक पित्त यकृत और प्लीहा दोनों में रहता है। क्योंकि इन दोनों में रक्त की उत्पत्ति और पाक होता है तथा समान रूपेण विकृति होती है, इसलिए एक ही में दोनों के लक्षणों का बोध होता है। मूल में अस्त्रिक कफश ऐसा पढ़कर पित्त के स्थान पर रक्त का ही महत्व प्रदर्शित किया गया है। इन कारणों के अतिरिक्त विषम ज्वर में भी इन दोनों की विकृति का विशेष कारण होता है। ऐसा प्लीहोदर और यकृत ताल्योदर में बोला है। तो इसमें प्लीहोदर और यकृत ताल्योदर में चिकित्सा क्या बताया कि दोष प्रकोप रक्त दुष्टि के लक्षण को जानकर अनुरोध से चिकित्सा करनी चाहिए। तो स्नेहन, स्वेदन, निरू, अनुवासन आदि का यथायोग उपयोग के बाद सिरावेद करना, रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी होता है। प्लीहोदर में वाम कर्पूर कुरपर में और यकृत ताल्योदर में दक्षिण कुरपर स्थित सिराओं का वेद करना चाहिए। शमन चिकित्सा में प्लीहोदर में शरपुंखा, यवक्षार, वज्रक्षार, पलाशक्षार, अर्कपत्रक्षार जैसे विविध क्षार उपयुक्त होते हैं। ताम्र भस्म का भी उत्तम लेखन कर्म करने वाला द्रव्य है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। प्लीहा और यकृत प्रदेश में दहन कर्म, अग्नि कर्म भी किया जाता है। वज्रपंखा चूर्ण, वज्रपुंखा, शरपुंखा युक्त औषधि देना चाहिए। रोहितकारिष्ट, ताम्र भस्म, प्रवाल पंचामृत, गोमूत्र, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और बताइए, आप लोगों ने स्प्लीनोमेगेली और हिपेटोमेगेली के पेशेंट देखे हैं, तो आप लोग का क्या अनुभव है? एक मिनट में अनम्यूट करता हूँ। हाँ, डॉक्टर अनुरिता मैम आप बताइए, आपने स्प्लीनोमेगेली हिपेटोमेगेली के पेशेंट देखे हैं? मेरी आवाज आ रही है अनुरिता मैम? हाँ सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, हेलो। आ रही है। हाँ सर, स्प्लीनोमेगाली और हेपाटोमेगाली के बहुत क्लासिकल सिम्टम्स और ये बताए हैं। बहुत पेशेंट दिखते हैं। और आप जो ये सान्निपातों के अंदर बता रहे थे ना सर, ये यूजुअली कैंसर पेशेंट्स में मेटास्टैटिक कंडीशन में शायद दिखता होगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि बहुत मतलब लीन हो जाता है पेशेंट, उसका उदर कम होने में काफी दिक्कत होती है, और सारे तीनों दोषों के जो लक्षण है वो मिक्स दिखते हैं सर। पर्टिकुलरली सर शरपुंखा और ताम्रभस्म का सच में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। लेकिन उसके साथ में आपको मैंने अजातोदक अवस्था में भी बस्ती बहुत कम लोगों को दिया है, क्योंकि चांस नहीं मिलता है उतना। लेकिन मृदु विरेचन जो है वो बहुत फायदा देता है। आप सिर्फ याप्यत्व मिल सकता है सर, यहाँ पे कंप्लीट रिकवरी के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपका एक्यूट है, माइल्ड टू मॉडरेट अगर असाइटिक फ्लूइड है, तो काफी बार आपको कम होते हुए नजर आता है। और जैसे आपने बताया सर, यकृत में और प्लीहोदर में आपको इंस्टेंट आरबीसी, सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस दिखता है, बहुत ल्यूकोपेनिया दिखता है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिखता है। मेनी अ टाइम ये लक्षण आपको ब्लड कैंसर के कंडीशन में भी दिखता है। और ये बराबर है, जहाँ पे स्प्लीनोमेगाली वहाँ पे हिपैटोमेगाली, या जहाँ पे हिपैटोमेगाली वहाँ पे स्प्लीनोमेगाली। लेकिन जहाँ पे लिवर यकृत है, वहां पे स्प्लीनोमेगाली दिखती ही है ऐसा नहीं है सर। लेकिन जहाँ पे स्प्लीनोमेगाली वहाँ पे यकृत, जो मेरा फाइंडिंग है, जो मैंने देखा है, बिकॉज बहुत क्लासिकल पेशेंट रहते हैं, इतने लीन होते हैं वो, और उनका स्प्लीन की जगह का एरिया एकदम पत्थर की तरह काफी बड़ा पाल्पेबल हो जाता है। बहुत अलग केसेस रहते हैं, इमीडिएटली उनकी अरिष्ट लक्षण दिखते हैं, पेशेंट की लुक्स बहुत लीन रहते हैं। हेलो।
आवाज ठीक आ है, रही है? ठीक है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है कि ठीक आ रही है? हाँ सर, कट कट के आ रही, कट कट के आ रही है सर। केवल आपको ही आ रही है? कंचन मैम, मेरी सर आवाज ठीक आ रही है कि कट ठीक कट? आ रही है आपकी आवाज। अच्छा सर अच्छा, आपकी आवाज भी ठीक आ रही है, मैम की भी ठीक आ रही है। हाँ मैम की भी ठीक आ रही है। ठीक है। तो इनके अलावा, ये तो मेटास्टैटिक बोल दिया, नॉर्मली स्प्लिनोमेगेली के पेशेंट में आप क्या करती है कंचन मैम? आप बताइए कंचन मैम। सर मेरे पास ऐसे पेशेंट तो नहीं आए हैं कि जो स्प्लिनोमेगाली के साथ उसमें असाइटिस डेवलप हुआ है, पर स्प्लिनोमेगाली के मैंने देखे हैं सर। और उनमें जैसे कि ये डेंगू का हिस्ट्री या फिर मलेरिया का हिस्ट्री, ऐसे कुछ ना कुछ ज्वर का हिस्ट्री रहा था। मतलब कभी कभी वो बता भी नहीं पा रहे थे कि कोई ज्वर हुआ था, पर ऐसे बताते हैं कि हाँ 10 दिन मुझे बहुत फीवर था, या फिर मैं एडमिट था इसके लिए और बहुत सारी दवाई चलाई गई थी। तो और फिर बाद में जैसे कि बहुत पेट दर्द होता था मुझे, इसलिए फिर वो सोनोग्राफी कराई गई, तो उसमें स्प्लिनोमेगाली आई। तो ऐसे दिखता है सर। पर ऐसे मैंने दोनों को साथ में नहीं देखा, या फिर मैं अभी मैं अच्छे से देखना स्टार्ट करूंगी कि स्प्लिनोमेगाली है तो फिर यहाँ पे हमें लीवर का भी इन्लार्जमेंट दिखेगा। ऐसे मैंने नहीं नोटिस किया कभी, पर मैंने लीवर की जो इन्लार्जमेंट के साथ जो असाइटिस वगैरह डेवलप होता है वो जरूर देखा है सर। मतलब यकृतोल्लर देखा है मैंने। प्लीहोदर के लिए मैंने नहीं दिखा है अभी तक पेशेंट ऐसे। पर इसको लियोदर में क्या मेडिसिन देती है? सर मेरा पहला मेडिसिन रहता है यहाँ पे पुनर्नरवादी मंडूर, और मैं कांचनार भी चलाती हूँ, रुद्धिवादी का भी चलाती हूँ सर यहाँ पे, और कुमारिया सौ, अभयारिष्ट, और जैसे लक्षण होंगे पेशेंट के उसके साथ साथ मेडिसिन चलाती हूँ। थोड़ा विरेचन भी देना पड़ता है सर ऐसे पेशेंट में। और अगर फीवर वगैरह है और उसके बाद तुरंत डेवलप हुआ है तो फीवर का भी मेडिसिन ऐड कर देती हूँ सर। जैसे कि महासुदर्शन घनवटी वगैरह भी बहुत अच्छा काम करता है। संजीवनी वटी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। हेलो, गुड और मॉर्निंग सर। हिपैटोमेगैली में क्या देती है? हिपैटोमेगैली के केवल पेशेंट है तो? हिपेटोमेगाली क्या है तो सर सर्वकल्पक वात है, लिवामृत वटी है, लिवोग्रिट वटी है, उदरामृत वटी देते हैं, पुनर्नरवादी मंडूर है, कुमारियासव है, तो ऐसे चलाते हैं। और टोटला क्वाथ देते हैं सर। जी। और आरोग्यवर्धिनी वटी, आरोग्यवर्धिनी, गुटकी? हाँ ताम्रभस्म। जी, ठीक है, जी थैंक यू सर। मैम। कमल मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी दोनों मैम ने बताया ना, तो मेरे पास जो पेशेंट आया था सर तो अलग सा था। उस पेशेंट का कंप्लेंट ऐसे पहले था कि बॉडी एक बहुत रहता था, जॉइंट्स पेन वगैरह रहता था, ऐसे करके आया था। जब मैंने उसका सीबीसी करवाया था उसमें प्लेटलेट रिड्यूस थे, तो मुझे लगा वो डेंगू सस्पेक्ट होगा, इसीलिए मैंने सर NS1 देखा तो NS1 भी पॉजिटिव आया था, और उसका जो प्लेटलेट काउंट, WBC काउंट भी रिडक्ट हुआ था, और HB भी, लेकिन और यूरिन में इन्फेक्शन भी था सर पेशेंट को। तो पेशेंट को मैंने संशमनी रक्तपाचक अपना चंद्रकला और कुमार यासो भी चलाया था उस टाइम पे। तो 3 दिन में उसका सर फीवर और लंघन पे रखा था मैंने पेशेंट को, तो जब भूख लगे तभी खाना, और वो भी सिर्फ मूक दिवशी खाना। और खाने में थोड़ा सा घृतपान भी महाथिक तक दिया था मैंने, तो थोड़ा सा दीपन भी हो जाए इसलिए। 3 दिन के बाद सर उसका फीवर पूरा कम हो गया, लेकिन पेशेंट क्या बोला कि मुझे सडन नौशिया सर, और पेट में इतना दर्द था कि पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे अपना शंखवटी और गोक्षरादि गुगुल लिया, तो उसको सडन 3-4 ओमेट हो गए सर। क्योंकि इतना पेन सीवियर, मुझे लगा कि वो रिनल कैल्कुलाई का पेन है क्या, सिस्टाइटिस है ये, मुझे उस टाइम पे तो कंफ्यूज थोड़ा सा हो गई थी। तो मैंने उसका स्कैन करवाया, तो उसमें सर हिपैटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली भी आया, और गैसेस डिस्टेंशन भी था, और पेशेंट को माइल्ड असाइटिक फ्लूइड था। तो उस टाइम पे मैंने पेशेंट को रात को सिर्फ मैंने अपना कैस्टर ऑयल का रेचन और आरोग्यवर्धिनी रक्तपाचक रसपाचक दिया था, और पेशेंट को बोला था कि देखना 2 दिन के बाद जब कम नहीं होगा तो हम सिर्फ बाद में देखेंगे। तो सर 2 दिन के बाद मैंने ईवेजी फाइंडिंग्स उसके देखे, तो असाइटिक फील्ड रिड्यूस हो गया था सर, और पेशेंट का फीवर तो कम हो गया था।
मैंने उस टाइम पे तो दे दिया युक्ति युक्ति लगा के, लेकिन सर उस टाइम पे पैथोलॉजी कैसी हो गई, क्योंकि पेशेंट को स्टार्टिंग में फीवर, प्लेटलेट रिड्यूस होना, अभी मैम ने बोला ना, अनुरिता मैम ने, तो सेम ऐसी पेशेंट की कंडीशन थी। और अभी पेशेंट 1 वीक के बाद मेरे पास कल आया था, तो ये स्प्लिनोमेगाली और हिपेटोमेगाली रिड्यूस हो गई। तो इसमें आपने जब बताया ना सर कि ये रक्त दुष्टि और पित्त का अवरोध रहता है, और पेशेंट का वेग विधारण ये हेतु होगा क्या इसमें, ये थोड़ा सा मुझे उसमें हाँ डिटेल बराबर है, चाहिए। बराबर है। और पित्त का द्रव गुण, अम्ल गुण बढ़ा होगा ना उस टाइम पे, इसलिए वो हाँ वॉमिटिंग हो गया। सर, सडन वोमिटिंग, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन टेबल पे लेने के बाद वो विद इन 5 मिनट में 3 बार इसने वोमिटिंग इतने फोर्सफुली तो की कि, इतना उसका पित्त बढ़ा होगा ना बॉडी में, वही हाँ। निकल और गया। उसके उसके बाद सर मैंने शंकर और गोक्षुरादि गुगुल दिया था, क्योंकि मुझे लगा वो सिस्टेटिस की वजह से या कैलकुलेट की वजह से होगा। लेकिन फाइंडिंग्स में हिपेटोमेगाली, स्प्लिनो और गैसेस डिस्टेंशन ऐसे करके वो आया था। और माइल्ड एसिडिक फ्लूइड रहता है ना, तो उससे कोरिलेट सर कैसे, कभी कभी अपने को एग्जामिनेशन पे पाल्पेबल भी नहीं रहते सर ये कृतप्लेहा, तो सिर्फ माइल्ड एसिडिक फ्लूइड ऐसे इंप्रेशन आते हैं स्कैन में। तो हम उसमें पित्त का अनुरोध करें या कफ की दृष्टि करें या सिम्टम्स क्या रसवत है उस स्रोत? हिसाब से? सिम्टम्स क्या है वो, मतलब पित्त का है कि कैसा है, हुरलास हो रहा है, कैसा है मतलब सिम्टम उस? नौशिया, वोमिटिंग रहता है, अग्निमन, और कभी कभी पेशेंट आते हैं कि सुबह भूख लगती है, रात को नहीं लगती, फिर भी मैं खाती हूँ। तो इसमें रसव स्रोतों की भी दृष्टि लगती है सर हमको। रक्त भी हो तो रक्त भी उसका पेल ऐसा पेशेंट दिखता है। तो ये थोड़ा सा, या क्रूमिज को ही रहता है क्या सर पेशेंट हाँ बराबर रहता का? है ना। हाँ, तो इसमें ये हेतु आपने बताया ना, टिपिकल ऐसे ही आते हैं, लेकिन इस तरह से विचार अभी आया सर कि ये उधर का ही होगा। विदाउट स्कैन करके भी हम वो टैकल कर सकते हैं अभी। ठीक है सर, थैंक यू। और आप कहाँ थी एक हफ्ते से, आ ही नहीं रही थी, कहाँ थे सर आप? थोड़ा सा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आई सर। ठीक है सॉरी ठीक है। सर। हाँ, और ठीक, सर ओके। ठीक है? सर हाँ, बाकी सब ठीक है सर। बाकी सब ठीक। थैंक यू। हाँ, थैंक यू और सर। कोई बताना चाहते हैं? थैंक यू मैम। और कोई बताना चाहता है हिपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली के केसेस, आप लोग का एक्सपीरियंस है, शेयर करिए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर, जैसे आपने अभी सारे इसमें कॉजेज बताए हैं कि रक्त और पित्त दूषित रहता है, सर ऐसा मैंने टिपिकल पेशेंट अभी थोड़े दिन पहले ही देखी है। वो पेशेंट जैसे अभी कमल मैम ने बताया कि वो मेरे पास ना नी पेन लेके आई थी कि भाई मेरी जो है लेफ्ट नी में ज्यादा पेन है, राइट में कम है, और मुझे जो है खाना ढंग से हजम नहीं हो रहा है। मैं खाती हूँ बट मेरे को ना पेट फूला फूला रहता है, ये उसकी कंप्लेंट्स थी। उसके बाद जो है सर हमने एग्जामिन किया, और फिर उसने मुझे बताया कि जो है ना मेरे को मतलब मेरा शुगर भी बढ़ा रहता है। तो हमने जो है फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई, और जब वो आई थी तो उसमें हमने उसको आरोग्य वर्धने और आम पाचक, रस पाचक ये देके, और साथ में द्रव्याद रस इन बिटवीन मील्स देके उसको भेज दिया 15 डेज के लिए। और बोला कि जब आप अगली बार आएंगे तो आप ये इन्वेस्टिगेशंस करा के आइएगा। तो हमने उसका वो ब्लड शुगर कराया, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराया, और सीबीसी, एलएफटी, केएफटी ये सब कुछ कराया। और जब वो नेक्स्ट टाइम आई तो उसका जो अल्ट्रासाउंड था उसमें हिपेटोस्प्लिनोमेगाली थी, प्लस जो है उसका शुगर भी रेज था, HbA1c भी उसका जो है 6 के करीब था। और जो है टेंडरनेस, उसको जब हमने फर्स्ट टाइम एग्जामिन किया तब थोड़ी टेंडरनेस भी थी एब्डोमेन में, लिवर और स्प्लीन वाले एरिया में। तो उसमें जब हमने हिस्ट्री और थोड़ा डिटेल में ली तो समझ में आया कि जो पेशेंट है उसको थोड़ा स्पाइसी, ऑयली और बाहर का फूड खाने का शौक था, और थोड़ी स्ट्रेस भी रह रही थी, क्योंकि 1-2 महीने बाद उसकी डॉटर की मैरिज होनी थी। तो वो दोनों चीजें उसकी कंबाइंड हो गई। तो थोड़ा सा उसकी काउंसलिंग की, प्लस क्या है उसके मनोवह स्रोत पे काम करने के लिए अश्वगंधा अश्वगंधा रिष्ट के साथ ही दिया। और साथ में जो है जैसे रोहित का रिष्ट है, फल त्रिकादिक वात है, रस पाचक है, रक्त पाचक है, ऐसे करके मतलब कॉम्बिनेशन बना के, जैसे सेकंड वीक में दिया, मतलब सेकंड 15 डेज में दिया। मतलब हम जो पेशेंट को देते हैं 15-15 दिन की मेडिसिन देते हैं। तो जब वो दूसरी बार आई तो फिर 15 दिन का दिया, फिर तीसरी बार फिर, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद जो है, अभी पेशेंट आई थी लास्ट वीक,
तो तब वो ये बोल रही थी कि अब मुझे भूख भी बहुत अच्छी लग रही है, एसिडिटी भी नहीं है। और सिर्फ हमने उन बिटवीन एक टेस्ट और रिपीट करा लिया था कि एक बार देख लेते हैं शुगर का क्या है। तो शुगर भी उसकी काफी डाउन आ गई थी। प्लस जो है उसके जो अपने डायबिटीज की दवाइयाँ चल रही थी वो हमने थोड़ी सी और कम कर दी कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैडिला की सर एक वो आती है एंडेप करके, वो उनका अपना एक प्रोडक्ट है, तो वो हमने दिया। प्लस जो है एक और मेडिसिन किसी और कंपनी की है, वो हमने शुगर के लिए दिया। और ये सारी चीजें जब दी तो उसमें इस बार पेशेंट आए, पेशेंट बोल रहे थे कि ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ना तो मेरे पेट में दर्द है ना मेरे घुटने में दर्द है, खा पी भी अच्छा रही हूँ। बल्कि उस पेशेंट में ना तो वो वीक पेशेंट थी और ना उसका वेट कम हुआ सर, काफी मतलब हेल्दी सी पेशेंट थी। और लेकिन जो है उसमें काफी अच्छी रिकवरी आई। तो जैसे आप सुबह बता रहे थे सर कि उसका पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है, उष्ण गुण बढ़ जाता है, एग्जैक्टली मतलब टिपिकल वो वैसे ही था। मतलब आप बता रहे थे तो मुझे लग रहा था आप उस पेशेंट को एक्सप्लेन करने लग रहे हैं। जी सर, सर बहुत अच्छा रिजल्ट था। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ डॉक्टर आदित्य सर, आप बताइए कि मॉडर्न का पैथोलॉजी क्या होता है, हिपेटोमेगाली स्प्लिनोमेगाली का। डॉक्टर आदित्य सर सुन पा रहे हैं क्या? शायद सर बिजी हैं। डॉक्टर आदित्य सर, सर तक आवाज नहीं आ रही। और किसी का कोई हेलो। एक्सप्लेन? हाँ हेलो। सर आप बताइए, हिपेटोमेगाली स्प्लिनोमेगाली इसका क्या पैथोलॉजी जी। रहता है, कैसे क्या रहता है पैथोजेनेसिस? जी, जो पैथोजेनेसिस रहता है इसमें कि जैसे या तो ब्लड में कोई, वैसे बेसिकली हेपेटोमेगैली कोई पेशेंट लिवर को बड़ा लेके या वहाँ पे दर्द लेके आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम उस एरिया में या स्प्लीन में, तो हम सबसे पहले देखते हैं उसके लक्षण क्या है, जैसे फीवर है उसको कि नहीं है। तो अगर उसको फीवर है तो हम इन्फेक्शन की तरफ, यूजुअली हम इन्फेक्शन, फिर हम हिस्ट्री लेते हैं, मतलब कितने दिन से परेशानी है उसको, समस्या है। अगर 4-5 दिन से परेशानी है कि महीने भर से परेशानी है तो उससे थोड़ा सा पता चलता है। लेकिन सबसे पहले हम एग्जामिनेशन में देखते हैं टेंडन, मतलब जैसे आपने बोला पित्त प्रकोप, टेंडरनेस है कि नहीं है, गर्म है कि नहीं है, वो देखते हैं वो एरिया। तो उससे थोड़ा सा आइडिया होता है कि इन्फेक्शन की तरफ है किस तरफ है। फिर उसके बाद टेस्ट कराते हैं सीबीसी, जैसे जो भी ब्लड के लक्षण, रक्त के लक्षण देखते हैं कि पैथोलॉजी कहाँ पर है, जैसे सीबीसी खराब है कि एलएफटी खराब है कि यूरिया क्रिएट खराब है। कई बार किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आती है तो पेशाब और मल की जांच भी करा लेते हैं, जैसे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्टूल फॉर पैरासाइट्स। और इसके अलावा अगर बुखार है तो ब्लड कल्चर्स लेते हैं, खून में कुछ उग रहा है क्या। और अगर ऐसा लगता है कि मतलब और भी कुछ उसको लक्षण है, जैसे कई छाती के थे या सांस कष्ट था या उधर में कोई और प्रॉब्लम बता रही थी या कोई अलग सी प्रॉब्लम बताई थी, तो या उसके पहले खांसी थी अब नहीं है, या बीच बीच में खांसी होती है, उस हिसाब से जो लक्षण रहते हैं तो एक सीट उस दो जो जो अंगों की परेशानी बताती है वहाँ की इमेजिंग करते हैं, चाहे सीट्स अल्ट्रासाउंड से, चाहे सीटी स्कैन से, चाहे एक्सरे से। तो उससे एक बेसिक कि क्या कारण है उधर उधर की परेशानी का पता रहता है। जो कॉमन कारण हमें यूजुअली मिलते हैं, सबसे कॉमन कारण जैसे इन्फेक्शंस मिलते हैं, सातुला रक्त दुष्टि, तो क्रीमिया आपने जैसा भी बोला, तो इन्फेक्शंस में जैसे वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। फिर जो दूसरी परेशानी है कि उसमें ये मैं आपको मेडिसिन साइड से बता रहा हूँ, मैं अभी कैंसर पे नहीं जा रहा हूँ। तो दूसरी परेशानी है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा लंबी हिस्ट्री है, जैसे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, अगर इन्फेक्शन नहीं भी मिलते ना तो हम एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देने की कोशिश करते हैं। एंटीबायोटिक क्या है, वात को बढ़ाती है, कम से कम सूजन है तो कम करती है, तो कीड़े मकोड़ों को मारती है। इस टाइप से अगर पता नहीं चलता कि क्या बीमारी है और कोई लक्षण पता नहीं चले सारे टेस्ट में कि कहाँ पे परेशानी है। और उसके बाद अगर इन्फेक्शन कॉजेज रूल आउट कर दिए, मतलब हमने जैसे जैसे हम वेस्टर्न में सारे ब्लड टेस्ट करके समझ में नहीं आया क्या हो रहा है तो एंटीबायोटिक का कोर्स दिया पूरा स्कैन करके। इसी तरीके से जैसे आप अगर जैसे सुदर्शन क्रीमी, मुझे उसमें मैंने वो यूज नहीं किया है, और आप किसी तरह से वो दे सकते हैं। उसके बाद फिर अगर परेशानी कंटिन्यू रहती है तो फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ हम
या मतलब जहाँ पे रक्त पाचन नहीं हो रहा है या इस टाइप से, या कोई भी धातु अग्नि में कहीं दुष्टि है, तो उससे हम टेस्टिंग करते हैं कि सीरम, मतलब जैसे बोलते हैं यकृत और प्लीहा बचपन में तो मतलब पूरा ही खून बनाता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जो सेल्युलर पार्ट जो है वो बोन मैरो में चला जाता है, और फिर ये लिवर और स्प्लीन जो है वो उनमें बहुत सूक्ष्म लक्षण रहते हैं, और वो उसको ट्रिगर करते रहते हैं सेल्स बनाने के लिए बोन मैरो से। और जब सेल्स की मतलब बोन मैरो में दुष्टि होती है तो लिवर स्प्लीन बनाने भी लगते हैं फिर से। इसलिए जैसे थैलेसीमिया के मरीज में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी मिल सकती है फिर से। आमतौर पे बस बचपन में जब बच्चा कोख में रहता है तभी लिवर और स्प्लीन खून बनाते हैं। तो उस हिसाब से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का जैसे टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे ये रियूमेटोलॉजिस्ट बहुत पूरा पैनल रहता है, मतलब एक एक मार्कर जो किसी किसी इन्फ्लेमेशन पे क्या करते हैं ये लोग इन्होंने कैसे पूरे पैनल डिस्कवर करें कि जो रक्त है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से चलाया और उसके अलग अलग पार्ट अलग कर लिए, जो पानी जो मतलब जो प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, जो पानी वाला पार्ट होता है जो लिवर बनाता ही रहता है जिंदगी भर, और उससे बाद में उससे रक्त को भी इफेक्ट करता है, गाढ़े पार्ट को भी, जो कफ वाला पार्ट बोलते हैं उसको इफेक्ट करता है। तो इसके हजारों टेस्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों के लक्षण में कराए और पता किया कि कौन सा प्रोटीन या कौन सा आम अलग अलग बीमारियों में बड़ा मिलता है। तो ऐसे सैकड़ों ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नए नए आते रहते हैं और पुराने भी हैं और उतने याद भी नहीं रहते, तो पैनल बना लेते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट या जो मॉलिक्यूलर जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो रिमेटोलॉजी और किसी का भी टेस्ट करते हैं, तो वो अलग ही ब्रांच बन गई पैथोलॉजी में, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। तो उससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ दुष्टि है। इमेजिंग में कई बार मदद नहीं मिलती, अगर आप पूरे बॉडी का भी पेट सीटी करा लीजिए तो जो सूक्ष्म बीमारियां होती है पता नहीं चलता अगर सिम्टम्स नहीं तो उसके बाद उस आम को पकड़ के हमें पता चलता है कि ये हाँ ये आम तो इस चीज की परेशानी के साथ या वृद्धि के साथ या दुष्टि के साथ पाया गया था, तो उसका हम ट्रीटमेंट करने लगते हैं। तो यूजुअली अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो हम जैसे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो भी आपने जब उस दिन डिस्कस किया था तो उसमें हम लोग बेसिकली स्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेट और ऐसी चीजें देते हैं जो कहीं ना किसी चीज को शमन या मार देता है, इस टाइप की चीजें देता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, फिर कई बार क्या होता है अगर अगर इंसान यंग है जैसे 30 साल का है या उससे नीचे, ये इतना इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 30 साल से नीचे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो अगर 30 साल से नीचे परेशानियां मिल रही तो अनुवांशिक परेशानियां भी हो सकती है। तो उसमें भी हम कहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वहां पे स्कोप करके देख सकते हैं, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का हम टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज पचा पा रहा है कि अदर दूसरी चीजें पचा पा रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है रक्त के जो बहने में मतलब जो आप बोले कि क्लॉटिंग जो हो जाती है, अगर उसमें परेशानी है तो क्योंकि लिवर तो पूरा रक्त मतलब उसको स्पंज की तरह सोखता रहता है लगातार और उसको फ्रेश करता रहता है, मतलब उससे पित्त को साफ करता रहता है, जो भी आप बोले कि उसको अगर लिवर काम करना बंद हो जाता है तो रक्त तुरंत बहने लगता है, मतलब ब्लीडिंग बहुत तेज बढ़ जाती है। तो उस वे में जो लिवर का काम है कि हम मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बाद हाँ, तो क्या है कि अगर रक्त में कहीं क्लॉटिंग हो जाता है तो भी वो बढ़ सकता है तुरंत, उसके साथ दर्द, कई बार दर्द नहीं भी होता है अगर वेन में क्लॉटिंग, जैसे इन्फीरियर वीना कावा, जो बड़ी बड़ी वेन्स जो लिवर में खुलती है, तो अगर वो उसमें क्लॉटिंग है तो क्यों क्लॉटिंग है, एक यंग व्यक्ति में क्लॉटिंग है, यानी कुछ कारण हो सकते हैं, या तो लिवर में कोई परेशानी, अनुवांशिक परेशानी है, या तो क्लॉटिंग है, हेरिडिटी डिसऑर्डर, या फिर बोन मैरो मतलब कफ ज्यादा बन रहा है, बोन मैरो में मतलब जो सेल्स है वो एबनॉर्मल बन रहे हैं किसी कारणवश, तो हम म्यूटेशन एनालिसिस करते हैं कि इसको कोई जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं हो गया। तो ये कॉमन कारण है सर। फिर ब्लड कैंसर में क्या होता है, यूजुअली 2-3 टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं कि एक एक्यूट बोलते हैं, मतलब जो जल्दी सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और मौका नहीं देता है, 7-10 दिन में पेशेंट खत्म हो जाता है, और एक क्रोनिक बोलते हैं जो सालों तक या महीनों तक चलता रहता है बिना इलाज के। तो एक्यूट परेशानी में यूजुअली हमें उतना स्प्लीनोमेगाली नहीं मिलता है क्योंकि स्प्लीन को मौका ही नहीं मिलता है वो चीजें फिल्टर करने का। क्रोनिक परेशानियों में हमें यूजुअली स्प्लीनोमेगाली मिलता है, या मतलब जो लिवर जो सब सोख के जो ब्लड में ले जाता है, ब्लड बनता है, और जो चीज लिवर नहीं सोख पाता वो कई बार स्प्लीन सोखता है, और लिवर और स्प्लीन बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी नाड़ियों से मतलब बड़ी बड़ी वेसल से जुड़े रहते हैं, तो अगर लिवर बढ़ता है किसी कारण से परेशानी आती है तो स्प्लीन उसका फंक्शन या स्प्लीन में बैकलॉग होने लगता है। तो जैसे लिवर की अग्नि जब खराब होती है तो जो वायु है उल्टी जाने लगती है, या बोले तो आपको लक्षण ऐसे मिलेंगे कि वॉमिटिंग होता है या अंदर भी खून उल्टा बहने लगता है अग्नि के साथ, हवा उल्टी चलती है। तो जो अपना जो कफ यानी जो जो अपना
अर्थ वाला पार्ट है वो भी उल्टा जाके धीरे धीरे वृद्धि दिखाता है, स्प्लीनोमेगाली कराता है। तो इसके साथ ब्लड कैंसर में जैसे हम यूजुअली अगर ब्लड टेस्ट करें, जैसे सीबीसी कराएं, तो यूजुअली हमें काउंट्स यानी मतलब रक्त पित्त के लक्षण तो मिलेंगे ही, जो डब्ल्यूबीसी काउंट से एब्नॉर्मल डब्ल्यूसी बड़े मिलेंगे, और उससे फिर हम जैसे वो 20,000 है या 15,000 20,000 के ऊपर रहते हैं, और बुखार तेज है, मतलब 7 दिन 10 दिन की हिस्ट्री है, और बहुत सारे बड़े बड़े सेल्स हैं, मतलब उसमें पेरिफेरल स्मीयर का बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर को रूल आउट करने के लिए। सीबीसी के अलावा सीबीसी जो मशीन है वो तो आपको हर चीज, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, और इसमें क्लासिफाई करके दिखा देगी, चाहे वो कोई सा भी सेल्स है। तो पैथोलॉजिस्ट और मोस्ट ऑफ द सीबीसी टेक्नीशियंस करते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते, पर डॉक्टर का सिग्नेचर होता है। तो पैथोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ती है कि कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं दिख रहे हैं इसमें, हमें कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के हिसाब से। तो फिर वो देखता है उसको कि हाँ बड़े बड़े सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं, तो फिर हम कैंसर सस्पेक्ट करते हैं, तो फिर हम बोन मैरो को निकाल के उसकी जांच करते हैं। इसी तरह अगर कहीं और अगर क्लॉटिंग है, सपोज कहीं वेन्स में क्लॉटिंग है, या लिवर में, या जो भी परेशानी, लिवर सूजा क्यों हुआ है, तो वहां की इमेजिंग करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है या कोई ग्रोथ हो गई है, मांसदुष्टि जो भी, कि वहां पे क्लॉटिंग हो रही है, या लिवर पे या कहीं प्रेशर पड़ रहा है, वेन्स पे प्रेशर पड़ रहा है, स्प्लीन पे। तो सर ये कॉमन कारण है। और बाकी जैसे जैसे वो पेशेंट को फॉलोअप करते हैं ना सर, तो उन लक्षण के हिसाब से बता पाते हैं सर। जी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर अनुरिता मैम, आप भी कुछ बोलना चाहती रही हैं? डॉक्टर अनुरिता मैम, आपने हैंड रेज किया था, शायद मैम चली गई। और डॉक्टर आदित्य सर, आप पूछ रहे थे ना कि मैं कहाँ से आशा वरिष्ठ बनाना सीखूं, तो जी आप सर। बनारस में रहते हैं। जी बनारस में सर। इतने अच्छे अच्छे कॉलेज है, बीएचयू है, फिर संपूर्णानंद कॉलेज है। वहाँ के आप रस शास्त्र डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे फार्मेसीज रहती है आयुर्वेद की, जी रसशाला। सर। जी तो सर। वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो वहाँ कोई भी दिखा देगा आपको बनाना प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से किस तरह से बनाया जाता है। तो वहां सीखिए ना सर, कुछ अपने जी मन से सर। सीखिए। किताब में तो बहुत कुछ शॉर्टकट लिखा होता है, वो गलत दवाइयां ना बने। तो आप एक बार देख लेंगे, और कोई भी ऐसे तो नहीं मना करेगा कि आपने जी सीख। सर। अब ठीक है वहाँ सर। सर अगर कोई कांटेक्ट हो, मैं जैसे अगर कोई कांटेक्ट हो तो रवि सर है, बताना सर। रवि सर बनारस में है, अंजना मैम है, तो ये लोग भी बता सकते हैं। जी सर। ठीक। हाँ, लेकिन वहाँ फार्मेसीज जो रहती है कॉलेज की, गवर्नमेंट की, वहां पर जी आपको सर। आराम से दिखा देंगे। जी सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अनुरिता मैम कुछ बोल रही थी। हाँ सर, एक्चुअली दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक फैटी लीवर और जहाँ पे फैटी इन्फिल्ट्रेशन लीवर फैट्स बनाते हैं, एक्यूमुलेट करता है, और दूसरा जहाँ पे 15 सेंटीमीटर मिड क्लेविकल लाइन से जब आगे बढ़ता है, जिसको हेपाटोमेगाली बोलते हैं। बिकॉज हमेशा हेपाटोमेगाली कैन नॉट, या फैटी लिवर इज नेवर अकम्पनी, मतलब उसके साथ में आपको हेपाटोमेगाली ही दिखेगा, ऐसे नहीं है। काफी बार जब हेपाटिक जो फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, ये फर्स्ट ग्रेड के बाद में जब सिरोसिस तक पहुंचता है, तब आपको जो ये आप यकृत उदर या ऐसे कंडीशंस थर्ड फोर्थ स्टेज के बाद में दिखती है। तो एनाटॉमिकली आजकल 80-60% लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनका फैटी इन्फिल्ट्रेशन या फैटी लिवर दिखता है। तो आप उसी कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट में स्टेज रोक सकते हैं, तो पेशेंट के काफी कॉम्प्लिकेशंस आप रोक सकते हैं। कल की केस है सर, मेरा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, क्योंकि जहाँ पे मेरा हॉस्पिटल पैनलशिप ने मुझे इमरजेंसी वहां पे पेशेंट एडमिट कराना पड़ा, और दूसरों के सेटअप में जाके आपको मालूम है कि ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन ओटी में खड़े रह के वो सब कुछ सेटल करने के लिए आपको उनकी सिस्टम को ये करना होता है। तो उस कंडीशन में एक पेशेंट आया जिसने सिर्फ ब्रेथलेसनेस से कंडीशन दिखाया था ओपीडी में, और ब्रेथलेसनेस था। उसके बाद में उसकी सेंट्रल ओबेसिटी बता रही थी कि शायद हेपाटिक या फिर फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगा। उसको पूछा तो 8 दिन से सिर्फ इतने सिंपल, कोई फीवर, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं। उसको मैंने कोविड में बचाया था, 22 HRCT स्कोर, और होल फैमिली के 7-8 लोग बचाए थे, तो उनका बहुत फेथ था। वो बोले मैडम मेडिसिन दे दीजिए, हमें जाना है। लेकिन उसका ब्रेथलेसनेस जो श्वास था है, वो आयसिन, वो मतलब वो चलता घूमता था, उसके बाद में भी सेटल नहीं हो रही थी वो, और बैठने के बाद में भी उसका जैसे अस्थमिक रहता है ना, वैसे आवाज लग रही थी। तो मुझे कुछ अनयूजुअल दिखा, मैंने उसको सिर्फ 24 घंटे के लिए दवाई दी थी, दीपन पाचन और अनुलोमन दिया था। और मैंने बोला अगर इसमें कुछ फर्क नहीं गिरा, उसका एक टिपिकल साइन था सर, 15 डेज से आधमान
आटोप और उसका डिस्टेंशन उसको खाना खाने नहीं दे रहा था, इतना उसका आदमान था। तो ये तीनों चीजें मतलब हेपेटोमेगाली या हेपेटिक इससे कंसर्न नहीं, मुझे इतना ही लगा कि शायद रसवा की सीवियर दृष्टि, नहीं तो यकृत। सर कभी मैं फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को कभी एडमिट नहीं करती हूँ, पहले उसको स्क्रीन करती हूँ फिर एडमिट करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे पता नहीं ये लगा, मैंने ईसीजी भी नहीं भेजा, मैंने उसको सीधा बोला पैसे है, बोला मैडम पैसे नहीं, बिकॉज ही वॉज ड्राइवर बाय प्रोफेशन। गलती से उसका पॉलिसी मांगा, पॉलिसी कवर हो गया, उसको एडमिट कराया सर, उसको माइल्ड एमआई अटैक आके पेशेंट 25 इजेक्शन फैक्टर तक पहुंच गया था कल जब आईसीयू में था। मैं फर्स्ट राउंड लगा के इंस्ट्रक्शन डाल के ओटी में गई थी 3 बजे, 7 बजे जब बाहर आई 5:30 बजे उसका एमआई कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने जब 2D एको वगैरह किया, तो ही इज 42 इयर्स और वो एमआई के कंप्लीट मतलब शायद जब आया तभी उसका एमआई हो चुका होगा, क्योंकि ईसीजी चेंजेस वैसे थे। लेकिन जब आप डायग्नोसिस करते हैं और एक ही सिम्टम उसका उसको इतना ही कहना था, मैडम आप मुझे कुछ दीजिए जिससे मेरा पेट का आधमान कम हो, मेरा मुझे ऊपर खींच रहा है, मुझे बहुत ज्यादा फुलनेस लग रहा है, और उसकी बीवी ने बताया वो 2 हफ्ते से कुछ खाया नहीं था। मैं इसका सोनोग्राफी जरूर शेयर करूंगी सर, क्योंकि मुझे इतना पक्का मालूम था कि द पैथोलॉजी रिलेटेड विद एब्डोमेन। सर हेपेटिक ग्रेड सेकेंड इन्फिल्ट्रेशन तो निकला है, सेकेंड ग्रेड फैटी, लेकिन उसके साथ में लॉक्ड आई थिंक फीकल मैटर ऐसे उसकी इसमें दिखे, जबकि वो ये बता रहा था कि मैडम मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं। और मैं एक पक्का जानती थी कि कहीं ना कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ ऐसी चीज निकलने वाली थी। तो एट अ टाइम अनकंट्रोल्ड डायबिटिक 400 एट अ टाइम एमआई अटैक होने के बाद में पेशेंट फुलनेस विद मतलब, और वो उसका कोई लेफ्ट साइडेड पेन नहीं था, कोई जॉ पेन नहीं था, कोई ऐसे सिम्टम नहीं कि जिससे वो कार्डियक किस्में से गुजरे, लेकिन ब्रेथलेसनेस अनयूजुअल। और दूसरा चीज मतलब अगर मैंने 2-3 दिन उसको घर पे रह के ये बोला होता कि नहीं आदमान कम होगा या आपका आटोप कम होगा, आप ये दवाई लीजिए, तो शायद वी वुड हैव मिस्ड आउट द केस या कुछ ना कुछ सीवियर होता था। वो बाद में कंप्लीट ब्रीदिंग उसकी स्टॉप हो गई थी, ही वाज इन आईसीयू एंड ही केम आउट बाय द टाइम इवनिंग। सो मतलब these all pathologies when they come together, आपका sedentary lifestyle है, आपने जैसे उष्ण विधायी ही बताया ना, इसके बाद में मैं जरूर ध्यान दूंगी सर कि अभिसंधि और विधायी ये 2 लक्षण उसके हेतु में अगर मिल रहे तो पक्का वो मतलब इज एंटरिंग इनटू पित्तोदर। थैंक्स। अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।